हाँ ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा आइडियलिस्टिक लग रहा है। और एक दो जो लास्ट में पॉइंट बोले हैं ना, सत्यनिष्ठा वाला, जी इसको मत रखिए। जी। उससे थोड़ा सा मान लीजिए उसमें काउंटर होगा तो बेवजह फंसेंगे आप। ठीक है, ये वो ठीक है, जी डिसीजन मेकिंग ये ठीक है। जी। और सर उनका सर इलेक्ट्रिसिटी वो टू। जो मॉब हाँ। कंट्रोल वाली बात थी ना, तो सर उसमें बोर्ड डेफिनेटली काउंटर करेगा कि आपने कब मॉब को सॉल्व किया, मतलब मैं कब उसने आपने ऐसा किया है। मेरे मन में यही क्वेश्चन आया है, बताइए और रुपेश जी। मैं ये सेम शालिनी जी हम्म, का मन में जो क्वेश्चन आया, मैं उनसे ये पूछने ही वाला हूँ। ये मॉब आपने कब कंट्रोल किया है, ये स्किल आप में कैसे कैसे सिद्ध करेंगे इसको? हम्म, सर मैं हम जो पिछले कई दिनों से हम्म। न्यूज़पेपर और जो घटना घटी है देश और बिहार के अंदर, हम्म। उस घटनाओं के आधार पे जो है सो मैंने मॉब कंट्रोलिंग स्किल को जो है कैटेगराइज किया है। हम्म। अगर कोई जुलूस निकल रहा हो तो उस मॉब को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अगर कोई घटना हुआ हो, सर अगर जुलूस जैसे कि अगर ताजिया का जुलूस निकल रहा हो, रामनवमी का जुलूस निकल रहा हो, हम्म। इन मॉब को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हम जो है सो जो शांति समिति होगी, उसकी हम्म। बैठक करवाएंगे और वहाँ जो बुजुर्ग लोग रहेंगे उनसे ये सलाह लेंगे कि इससे नहीं नहीं, पहले मैं जो मैं जुलूस निकलते मैं हैं वो किस तरह मैं से। मैं आपको कंडीशन दे रहा हूँ। दशहरा का विसर्जन होना है, और वो दशहरा विसर्जन जो एक मस्जिद के ओर से होके गुजरना है, उसको विसर्जन यात्रा में मस्जिद आती है। हर साल ये देखा गया है कि वहां पे जाकर जैसे ही पहुंचती है मूर्ति मस्जिद के पास, वहां कम्युनल टेंशन होने ही होने हैं। और आप और उस वहाँ पे आवाज तेज हो जाती है। जो भी बहुसंख्यक लोग होते हैं या जो भी हम्म। उनकी आवाजें वॉल्यूम तेज हो जाती है, हम्म। एक तरह से टीज करने के लिए। तो क्या ये उपयुक्त है और उसको कैसे हैंडल किया जाएगा? हाँ आप ठीक है। आप हम्म, वहां पे उस स्टेज पे खड़े हैं, दोनों तरफ से लोग आ चुके हैं, कम्युनल टेंशन होने ही वाला है। अब आप उसको कैसे डील करेंगे वो बताइए। ये तो आपकी पेपर वाली बातें बता सर रहे थे। हाँ, बताइए। जी 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 सर, उस टाइम मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ करूँगा। मैं हाँ। ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल करूँगा। हाँ। और जहाँ वो स्थान है, उस हम्म। मस्जिद के आसपास में पहले से सीसीटीवी टीवी कैमरा लगवा दूंगा। हम्म। और वहाँ पे अतिरिक्त जो है सो सैन्य पुलिस कर्मी की जो है सो तैनाती कर दूंगा। हम्म। और हर एक चीज़ पे नज़र रखते रहूंगा कि वहाँ पे कुछ अनहोनी ना हो। और हम्म। मेरा एक प्लान बी भी रहेगा। हम्म। प्लान बी रहेगा वो पीछे से जो है सो भीड़ को तितर अगर वैसा अगर सिचुएशन आ जाए, तो उस सिचुएशन को उस भीड़ को तितर बितर करने के लिए मैं वाटर कैनन लाठीचार्ज इत्यादि का यूज करूँ। अब देखिए, ये आपका आपने जो लास्ट में कुछ बोला वो तो सही है। ये बलवा ड्रिल होता है पुलिस में, उसी का उसका जिक्र होना है। और आपने जो सब पहले पॉइंट ऑर्डर में ले लिया ना, वो प्रिवेंटिव एक्शन है। ठीक है, उसको वो पहले से आपको व्यवस्था करके रखनी है। आप मॉब के समय पे खड़े हैं ना, युद्ध होने वाला है, टेंशन एक्सकलेट होने वाला है, तो आप क्या करेंगे? आप माइक से अनाउंसमेंट करेंगे, लाठी चार्ज करेंगे? इसका जिक्र हो चुका है, मैं इसको रिपीट नहीं करना चाह रहा हूँ। तो और कोई है, बताएं कोई स्किल के बारे में। क्यों आपको सिलेक्ट किया जाए, आप में जैसे क्या स्किल है, बताएं। हाँ। सर मैं बस, जैसे कोई भी अगर त्योहार आने वाला होता है तो उसमें एक जैसे थाने में या जिला में त्योहार रजिस्टर होता है, तो उसको मैं देखूंगी, फिर ये देखूंगी कि कहाँ कहाँ कोई घटना हुआ है। अगर घटना हुआ तब है तो उस टाइम फोर्स पॉइंट कितनी। पॉइंट फॉर्म में बताते जाइए कि ठीक है, आप कमेटी का गठन कर लेंगे पहले, उसके बाद फोर्स को अलॉट कर देंगे, बटालियन अलॉट कर देंगे, सर ऐसे बोलते जाइए। हाँ। ठीक, हाँ रिजर्व फोर्स मैं मंगा लूंगी जितने थे हम्म। पिछली बार उससे ज्यादा। और किस वजह से हुआ था वो मैटर, और हम्म। उसे देखूंगी। हम्म। और एक्स्ट्रा फोर्स तो होंगे फिर। हम्म। सर पहले तो मैं मतलब बात करूंगी उनसे, जिस जहाँ से जुलूस निकलना है, जहाँ मस्जिद है, उनके जो भी हेड होते हैं उनसे बात करूंगी कि यहाँ से इस टाइम में जुलूस निकलेगा। अगर वो, मैं उनसे पहले ये लूंगी, मतलब सर से क्या, मतलब उनसे ये बोल परमिशन। दूंगी कि उस हम्म, ठीक उस बोलिए ठीक। टाइम बोलिए। निकलना है। आप उस टाइम ये कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा फोर्स भी आ चुकी है। तो फिर अगर वो मानते हैं तो ठीक है, नहीं वो तो उस टाइम मान ही जाएंगे सर, क्योंकि उनको पता है कि रिजर्व फोर्स बहुत, रिजर्व फोर्स भी आ गई है। तो अगर वो नहीं मानते तो फिर डायरेक्ट वहां पे ये फायर, मौसम के अनुसार तो बारिश होगी, फिर लाठी चार्ज होगा और ठीक है। हवाई फायरिंग होगी। अच्छा अच्छा प्रयास है। ये बलवा बलवा ड्रिल का जिक्र कर रहा था मैं, जो पूछ रहे हैं ना, ये बलवा ड्रिल होता है पुलिस में, पुलिस के ट्रेनिंग में सिखाया जाता है।
10 पॉइंट्स होते हैं इसमें। जी ये स्टार्टिंग ऐसे होता जी है सर कि माइक से अनाउंसमेंट करेंगे, लाठी चार्ज करेंगे, फिर टीयर गैस पहले छोड़ेंगे, जी उसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल करेंगे। इसमें ये हायरार्की दिया हुआ रहता है आपको क्या करना है हाँ और कैसे इन्फॉर्मेशन देना है। फिर लास्ट में होता है कि वो हवाई फायरिंग करेंगे, फिर कमर के नीचे जो है कि फायरिंग कर देंगे। ये इस तरीके फिर से हायरार्की घुड़सवार बन। पुलिस भी आती है इसमें, हाँ, फिर हाँ, लोकल यूनिट है, हाँ, वो लोकल यूनिट वगैरह को बुलाया वीडियोग्राफी भी जाता होती है उसकी, है। हाँ, हाँ, हाँ। और फिर एम्बुलेंस है सब एम्बुलेंस लास्ट वगैरह में। को बिल्कुल, बिल्कुल सही है। कार्तिकेयन कंटिन्यू करें। हाँ, ये देख लीजिए कुछ बीमेन जो है वो देख लेंगे। ये सब हम्म, आईपीसी सेक्शन है, 304 भी डॉई हाँ, डेथ से रिलेटेड है। इनको लगता है इधर ना कि है सेक्शन, हाँ अब हाँ, ये खत्म हो वाला गया, लास्ट है, अच्छा लास्ट है तो कर लें। खत्म हो गया अब। हाँ, हाँ, बस यही है। अब इसके बाद बाकी आपको जो किन्हीं का प्रश्न होगा वो पूछेंगे। कोई प्रश्न है तो पूछ ये लें। हाँ, ये 3-4 है, आप देख लेंगे। सर इसमें सर कुछ कुछ डाउरी याद वाला एक रखना। बार फिर से बता दीजिए, डाउरी वाला कौन सा है? बता दीजिए। सेक्शन 304 बी है, 304 बी। और ओके सेक्शन सर। 375 डेफिनेशन ऑफ रेप है। सेक्शन 370 तो उसी के अंदर है, उसी के तहत से पॉक्सो पॉक्सो एक्ट बनाया गया है। ये है, ये पेज में दिख रहा होगा आप लोग को। दिख रहा है। ये कुछ कुछ चर्चा में रहता है, इसलिए मैंने इसको सर मेरे से ना बता अभी दिया। सर मेरे से अभी ध्येय आईएएस में जब सर मैंने कल एक मॉक दिया था, तो सर उसमें उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन हम्म, पूछा था। वो थे डीजीपी, थे वो असम के रिटायर्ड डीजीपी। ओके तो ओके। उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था। उसमें सर उन्होंने मुझे बोला था कि अगर कोई माइनर चाइल्ड है, एक लड़का और एक लड़की, और अगर वो भागकर शादी करते हैं, तो हम्म, उस केस में भी जो है वो, जो लड़की के जो पेरेंट्स होते हैं वो पॉस्को एक्ट लगा देते हैं। तो ये हम्म, सही है क्या? ये किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए? इस पे मेरा व्यू मांगा था। तो सर मैंने तो पहले आप सर यही बोला था। हाँ, सर मैंने ये बोला था कि जब सर अगर वो भागकर शादी कर रहे हैं, और फिर भाग के शादी करने के बाद सर हम उनको बुला सकते हैं, दोनों से बैठकर बात कर सकते हैं, फिर पूछ सकते हैं कि उन्होंने किस सर्कमस्टेंस में ये स्टेप लिया था, उनको ऐसा स्टेप लेने की क्यों जरूरत पड़ी थी। और फिर सर हम्म, अगर वो इस चीज को जस्टिफाई कर देते हैं, तो सर इससे पता चल जाएगा ना कि उनकी मैच्योरिटी लेवल कितनी है, वो कितना सोच पाते हैं, कितना समझ पाते हैं। और इन्होंने जो ये स्टेप ली, क्या इस स्टेप की उनको समझदारी है? और सर अगर ये प्रूव हो जाता है कि उन्होंने जो स्टेप लिया इसकी समझदारी उनको है, तो सर फिर पॉस्को एक्ट नहीं लगना चाहिए उन पे। और अगर वो इस रीजन को जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं और बहुत ज्यादा ही एज में छोटे हैं, तब सर लगना चाहिए। मैंने यही हाँ जस्टिफिकेशन दी उसमें, थी, मेरे पास हाँ ज्यादा सबसे, आंसर हाँ नहीं था। बिल्कुल। सबसे पहले आप हम दोनों को बुलाएंगे, जो जो और दोनों से बात किया जाएगा। और दोनों के गार्जियन को भी बुलाया जाएगा, उनसे बात की जाएगी और उनसे क्वेश्चन इंटरोगेट करके पूछा जाएगा, बिल्कुल। और पूछने के बाद ही पता चल पाएगा कि किस लेवल का ये है। और टॉक्सोइड की जहाँ तक बात होती है, तो वो एट लास्ट अंत में लगता है कि हाँ, उसमें भी बयान जरूर रिकॉर्ड किया जाएगा सेक्शन 164 के तहत, कि हाँ वो जो लड़की आरोप लगा रही क्या इसके साथ जबरदस्ती हुआ किया गया है, या तो उसमें भी ये चीज का कंसीडर जरूर किया जाना चाहिए। सर बाकी मेरा ठीक है आपका क्वेश्चन था आंसर। सर मेरा क्वेश्चन था कि बताइए। क्या दोनों ही माइनर हैं, मतलब दोनों ही 18 ईयर्स से हाँ कम दोनों के ही हैं? मानर, हाँ हाँ दोनों। हाँ, तो दोनों ही पोक्सो बिलो एक्ट 18 थोड़े है। ना लगेगा उसपे? क्या क्या? पोक्सो एक्ट, सर माइनर अगर दोनों 18 नहीं ईयर्स नहीं, से कम है तो पोक्सो एक्ट। मान लिए आरोप लगा दी, घर उसके जो तो फीमेल फिर है उसका, सर हाँ उस लड़की पे थोड़े ना बताइए। लगेगा? नहीं, वो तो 18 साल से कम का है। 16 साल का तो लगता है ना पॉक्सो, तो हाँ 16 हाँ, से 18 है 16। ना, कम कर दिया गया ना। फिर हाँ कम तो कर दिया 16, ना अगर एज, मान ली हाँ। वो 16 साल से भी कम का है तो फिर कैसे लगेगा? उस पे तो नहीं लगेगा ना, नहीं, अगर फिर दोनों ही उसमें यही होगा। सर जब उन्होंने मेरे को उसमें से कंडीशन दी थी, तो उन्होंने एग्जैक्ट एज डिफाइन नहीं किया था, तो हाँ मेरा तो आंसर नहीं बहुत किया तो जनरल था आप, हाँ एज को बिल्कुल। लेकर। हाँ हाँ अगर लेकिन एज मैं वो ये डिफाइन नहीं पूछ रही करे, हूँ कि हाँ बताइए। हाँ, जब वो बोलते हैं अगर एज नहीं बताते हैं, वो बोलते हैं कि तो फिर तो पोक्सो एक्ट तो नहीं लगना चाहिए इसमें। ऑक्सो नहीं सर इसके लेकिन क्या मान लिए, हाँ प्रोविजन है सर, एग्जैक्टली वो देखना पड़ेगा ना कि किस क्या टर्म्स एंड हाँ, कंडीशंस हैं इस एक्ट को लगाने के। इस क्या पता देखिए सर ये माइनर पे सब भी लगता हो, सुनिए, क्योंकि गलती तो पोक्सो की है। एक्ट में यही होता है कि छोटा बच्चा हो, लड़का हो या लड़की, और उसके द्वारा किसी मतलब वयस्क जो 18 ईयर्स से ज्यादा का है, अगर वो लड़का या लड़की उसके साथ अगर कुछ भी जबरदस्ती करता है, उसके अंग को टच करता है, तो वो पोक्सो नहीं, एक्ट लगता है। नहीं तो उसमें 16 किया गया ना, घटाया गया, नाबालिग का जो एज है पॉक्सो के तहत सर उसमें 16 ऐसे किया है, गया। एक है हाँ सर बालक हाँ, है जिसे बोला जाता है
एक है सर वयस्क, वयस्क में होता है 18 हाँ साल का, हाँ बालक होता है हाँ 16 वर्ष तक का, और अवयस्क हम्म, होता है सर 16 से 18 के बीच में। तो और देखिए चलिए उसमें मान दो लेते चीजें हैं हैं। कि वो एडल्ट है, हाँ वो एडल्ट है, अगर मान हाँ, लेते हैं ये तब तो कंडीशन कि वो लगेगा उस 18 पे। प्लस है, हाँ, तो बॉस को एक लग हाँ, गया, लेकिन अगर वो लड़की अगर तो अपनी मर्जी से उसके साथ गई है तो उस तब भी केस में तो लगेगा। वो अब लगाना गलत है ना। नहीं, वो नहीं, तब भी लगेगा, लगेगा। वो क्यों? तो फैमिली लगाएगी क्यों? ना, लड़की की फैमिली लगाएगी। मैं बताती हूँ ना, वो लड़की कहेगी ना कि मतलब ये मैं क्यों, अगर वो लड़की मानती भी है कि हाँ मैंने अपनी मर्जी से किया है, फिर भी लगेगा, क्योंकि उस वहां पे ये हो जाता है ना कि वो लड़की छोटी थी, उसे बहला फुसला कर ऐसा करवाया गया है, हाँ वो हाँ, फिर तो भी वो लगता तो है। सिर्फ देखिए एक सोशल प्रेशर होगा ना। देखिए लेकिन अगर वो हाँ, लड़की अगर जरा सा भी अपने मुंह से ये बोल देती है, तो फिर लोगों का विटनेस भी तो बहुत, उनका स्टेटमेंट भी तो मैटर करता है ना। देखिए अगर वो खुद बोल हाँ दे कि मैं तैयार थी जाने के लिए, तो फिर मेरे को तो नहीं लगता कि वहां पे कोई इस तरीके का नहीं बनता है फिर कोई भी भी लग चांस। जाता है, मैं नहीं नहीं, हाँ, इसका और केस देखी थी। माइनर रही बात होगा इस तो बात को लगेगा ही। लेके कि वो माइनर थी, अब वो माइनर थी हाँ इस बात माइनर को थी लेकर लड़की के, तो तो लगेगी, माइनर लगेगा। माइनर माइनर केस के ऊपर अपना एक वो भी तो है राइट टू, अपना एक फ्रीडम भी तो है, पर्सनल नहीं लिबर्टी भी तो है, नहीं है। नहीं आर्टिकल नहीं, 21 राइट टू लिबर्टी, उसमें तो ये बोलता है कि सर अगर वो इस तरीके के डिसीजन माइनर खुद है ले तो सकते नहीं हैं, होता है सर। राइट टू मैरी इज सालनी सालनी फंडामेंटल राइट। सालनी, प्लीज प्लीज स्टॉप। जो आप बोल रही हैं 18 ईयर से कम के जो बच्चे होते हैं उनके लड़के तो नहीं हो वो मैं उनको उनको माइनर में ट्रीट किया जाता है, साथ। पहली बात। दूसरी बात कि उनके गार्जियन ही उसके केयर टेकर होते हैं, केयर गिवर होते हैं। जी इस सर। तरीके से राइट टू मैरिज वगैरह उनको नहीं है। हाँ देखिए मेरा ये केस में देख हाँ चुकी हूँ राइट मेरे टू बिल्कुल गांव में, अगर मैरी मैं। सर, राइट टू मैरी के लिए सर एज फिक्स जरूर है 18। हाँ, हाँ लेकिन सर अगर कोई अपनी जरूरी है। पर्सनल लिबर्टी यूज करता है, कोई भी अपनी पर्सनल लिबर्टी यूज करता है, तो सर वहां पे जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो फंडामेंटल राइट जो हमें दिए गए हैं, उसमें सर राइट टू लिबर्टी जो है वो एक अलग फंडामेंटल राइट है। तो वो अगर वो लड़की ये बोले कि ये मेरा अपना संवैधानिक अधिकार है, तो सर यहाँ पे वो जस्टिफाई कर सकती है अपने इस डिसीजन को। सर नहीं मैं बोलूँ नहीं। मेरे कुछ? और हाँ सर हाँ, उनका कार्तिकेय बोले। डीजीपी ने बाद में उन्होंने मुझे एक्सप्लेन भी इसी चीज के लिए किया था कि यहाँ पे दो सिचुएशंस क्रिएट हो रहे हैं, एक तो लगने वाला भी और एक तो ना लगने वाला, और डिपेंड्स ऑन द स्टेटमेंट ऑफ द गर्ल कि वो लड़की क्या बोलती है, इस पे होगा। ठीक है सर देखिए देखिए, देखिए ये सुनिए, इसका सब्जेक्टिव आंसर होता है। तो सबसे एक अच्छा तरीका यही है कि दोनों को बैठा के इसको ये जान लीजिए, ये आपका टेस्टिंग नहीं है कि आपने कौन कौन सा सेक्शन ला, इसका टेस्टिंग नहीं है। इसका टेस्टिंग ये है सर कि आप किस वे में अप्रोच कर रहे हैं, बस सर इतना मेरा जानना चाह रहे हैं। हाँ सर हाँ मेरा बताइए। क्वेश्चन था, अगर वो लड़की बोलती है तब ना कि मेरे साथ कुछ हुआ है, अगर वो लड़की नहीं बोलेगी तो फिर पॉक्सो एक्ट कैसे लगेगा? अगर वो लड़की लड़का भागे हैं साथ में, ठीक है, अगर वो लड़की ठीक है। आती है। हाँ हाँ टेक्निकल अरे तो अगर चीजें वो हैं पॉस्को नहीं एक्ट उतना। बोलती है कि फैमिली मेरे लगा साथ। देती है ना, फैमिली लगा देती है। और वैसे भी आप देखिए, आप दोनों की जब शादी हो चुकी है तो हमारा अप्रोच तो पॉजिटिव ही होगा ना, डिवोर्स थोड़ी तो करवाएंगे उन दोनों का। इसको लीव लीव और इसको एक लीव तो नहीं करते हैं। पहले की देखिए अगर कम अब एज की है बात तो समझिए विवाह पहले, शून्य हो जाता है। हाँ हाँ, स्टडी बोलो। बात सुनिए देखिए। प्लीज एक्सक्यूज मी। हाँ, यस। हाँ बोलिए। देखिए, अगर हम सर मेरा कहना है कि हम एक पदाधिकारी के रूप में हैं, तो हम लॉ और एवर कानून के हिसाब से हम चलेंगे। हाँ, बिल्कुल। कानून में पॉक्सो एक्ट में ये दिया हुआ है कि उम्र के हिसाब से सजा तय की गई है, माइनर हो चाहे एडल्ट हो। अगर उसके जैसे कि 16 से 18 साल, 14 से 16, इस तरह करके उम्र के हिसाब से कॉग्निजेबल और अनकॉग्निजेबल और उसके दिया जाता है। अगर दोनों माइनर है तो हम उसका जो है, जो सबसे पहले काम ये होगा कि हम उसको पकड़ के थाने लाके उसको समझाएंगे, और समझाने के बाद उसके जो है परिवार वालों को कहेंगे आप ले जाइए वापस में। और जो है सो अगर केस करना हो तो अगर केस अगर कर दिया जाएगा तो फिर उसको हम दोनों को जो है सुधारगिरी अलग अलग भेज देंगे। हम्म। अगर फिर भी वो दोनों के अगर हम साथ रहना चाहते हैं तो ठीक है, आप लोग साथ रहिए, मगर सुधारगिरी में जाइए, और जब आपका 18 वर्ष हाँ हो वहां जाएगा से तब बात आप जाना साथ पड़ेगा। रहिएगा, तब तक आप सुधारगिरी में रहिए। सुधार गृह समझे? में ना सर, तो ये यहाँ मेरे हिसाब से कंडीशन है। सर सिर्फ आ- क्रिमिनल ऑफेंसेस में भेजा जाता है, सिविल ऑफेंसेस में नहीं। नहीं नहीं, इसमें तो भी भेजा दोनों को जाएगा। सुधार गृह में क्यों भेजेंगे? नहीं, इसमें भी भेजा जाएगा इसमें जब भी तक उनका एज नहीं पूरा हो देखिए जाता देखिए है। इसमें भी भेजा 18 साल जब तक नहीं पूरेगा ना, आपको जो है वहाँ से नहीं अगर आपके फैमिली अगर एक्सेप्ट कर फैमिली रहे हैं, एक्सेप्ट करता है तो अगर ठीक, नहीं आपके तो सुधार फैमिली गृह में भेजा चाहिए, जाएगा उसको। तब आपको सुधारगिरी सर मेरा सुधारगिरी में भेजा सर मैं जाएगा। कुछ आप बोलूं? कितना भी कुछ आप देखिए, अब हाँ, आप जो है ना कितना भी बयान दे दीजिए कि हम इसी के साथ जिएंगे मरेंगे, अगर आप अंडर एज हैं तो आपको जो है सो कानून के हिसाब से ट्रीट किया जाएगा, यहाँ मानवता काम नहीं करेगा।
सर इसमें तो ऐसा भी होगा ना कि अगर सब्जेक्ट देखिए, इसका सर आंसर सब्जेक्टिव हो सकता हाँ है, हाँ इसमें हल्का कोई बड़ी बोल बात रहे हैं नहीं और है। उसके टेक्निकल बाद ग्लिच, लेकिन सर टेक्निकल पता है हाँ सर, तो हाँ, मैंने अभी टेक्निकल तक चीजें हैं। जितने भी मॉक्स दिए सर 3-4 इंस्टीट्यूट में, उन सबने मेरे को यही बोला था कि हाँ, कोई भी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन हो तो अप्रोच हमेशा पॉजिटिव होता है। आप कोई भी चीज बहुत ही बस वायलेंटली मेरा मैं रिएक्ट वही नहीं कर बता रहा सकते। हूँ, तो पहले आप मैं मीडिएट वही बता करवाने रहा की हूँ कोशिश अप्रोच। करेंगे, तब आप बाद में कोई एक्ट और उसके प्रावधान देंगे, और सब कुछ डिपेंड करेगा उस बिल्कुल लड़की के स्टेटमेंट पे। नहीं। हाँ, कुछ बोल तो रही थी अलका, सर हाँ, बताइए। अगर देखिए अगर वो पोक्सो एक्ट के अगर वो लड़की है, अगर वो कुछ नहीं बताती है कि नहीं मेरे साथ ये कुछ भी जबरदस्ती नहीं किया, तो पोक्सो एक्ट तो लगेगा नहीं सर। और दूसरा कि अगर वो दोनों माइनर है और शादी कर भी लेते हैं, तो फिर वो शादी जो है वो विवाह तुल्य माना जाता है। वो वो आवेदन देकर, अगर वो शादी मान ली कि कोर्ट मैरिज हुआ है, ठीक है, तो वो शादी के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं, आवेदन दे सकते हैं सुन करवाने के लिए उसे, मतलब वो शादी नहीं माना जाएगा। और उसे सुधार अच्छा, गृह क्यों भेजा जाएगा जब उसने कोई अपराध ही नहीं किया? अगर वो पॉक्सो एक्ट के तहत दोनों पकड़े नहीं जाते, तो फिर क्यों सुधार गृह भेजा जाएगा? ठीक है, ठीक है, यही ओके। मेरा पॉइंट था कि वहां पे आगे वो आगे बढ़ा क्रिमिनल जाए। ऑफेंस तो हुआ ही नहीं है, तो सुधारेंगे किस बात बिल्कुल को। बिल्कुल। हाँ, वो वही रुपेश होगा जी, कि आगे बढ़ा जाए। विवाह को शून्य मान के और उसको छोड़ दिया जाएगा, बस। हाँ अगर उसको उनके गार्जियन एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उनको बाल सुधार गृह में रखा ही जाएगा। फिर क्या किया जाएगा उसका, उसको शादी की मान्यता उसको हाँ, उसमें नहीं दी अगर सर जाएगी। अगर उनके गार्जियन एक्सेप्ट नहीं करते और माइनर है, तो फिर हम लोग रखेंगे उन्हें, आश्रय गृह में रखा जाता है हाँ उन्हें, हाँ हाँ वो सॉरी सॉरी आश्रय वो दिया जाता आश्रय है। गृह में रखा जाता है, मैं गृह का नाम गलत बोल रहा था बाद में, कि सारा चीज मेरी हाँ सही था। जी, आश्रय गृह में और रखा ये जाएगा जो फिर, एचडी क्योंकि उनको मम्मी जिनका भी नाम है, इन्होंने भी बहुत अच्छा गार्जियन जवाब दिया है, शालिनी जी। जी भी अच्छा डिस्कशन किया। खैर बहुत लंबा डिस्कशन हो गया और समय भी बहुत हो गया, तो अब हम लोग कुछ करंट अफेयर के मुद्दे पे आते हैं, ठीक है। और क्या हम जो करंट अफेयर का अप्रोच यहाँ पे लेने वाले हैं, मैं ज्यादा बताने के पक्ष में नहीं रहूंगा, आप लोगों से ही पूछूंगा। आप लोग ये इस तरीके से एक हेल्दी डिस्कशन में रहेंगे, हाँ लेकिन टू द पॉइंट बात बोलेंगे ताकि समय कम लगे और चीजें डिस्कस हो जाए। हाँ, लंबा डिस्कस ना हो, हाँ लंबा नहीं हो। हाँ कोई हैट्रिक नहीं करेंगे कि ऐसा ही होगा ऐसा ही होगा, ठीक है। सबके पास कुछ कुछ जानकारियां रहती है, कुछ कमी वैसे सब में रहता, हो सकता है हमारे में कोई कमी हो, कार्तिकेन में कोई कमी हो, आप में कोई कमी हो, या आप में कुछ ज्यादा हो, ठीक है। तो हम इसको डिस्कशन पॉइंट पे लेके जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो चलते हैं, कुछ टॉपिक्स हैं हमारे पास। एक है ये प्रेगनेंसी टर्मिनेशन का मुद्दा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। 26 हफ्ते की एक प्रेगनेंसी टर्मिनेशन का मामला आया हुआ है। एक फास्फोरस बम है, वार पार्लियामेंट का गठन हो चुका है। उसके बाद हिजबुल्लाह और लेबनान की बातें चल रही है, उसके ग्रुप के बारे में चर्चा करेंगे। फिर दमिश्क एयरपोर्ट पे जो है कि अटैक किया गया है, और नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस में एक दुखद दुर्घटना हुआ है, ठीक है। तो आते हैं प्रेगनेंसी टर्मिनेशन वाला जो मुद्दा है, जानते हैं कोई पहले मुद्दा के बारे में बताएंगे, अगर कोई जानते हैं शॉर्ट में बताते चले जाएंगे। शॉर्ट में 2 से 3 लाइन, ज्यादा हाँ नहीं। हाँ, ज्यादा नहीं, शॉर्ट आंसर देंगे अगर कोई इस मुद्दे को जानते हैं तो। हाँ बोलें। हाल ही में अभी एक सुप्रीम कोर्ट में मामला आया था कि सबसे प्रेगनेंसी जो है ना सो टर्मिनेट करने के लिए, जिसमें दो सर्वोच्च न्यायालय के मान्य दो महिला न्यायाधीश जी हैं और एक न्यायाधीश बीबी राजरत्ना जी, दोनों अलग अलग फैसले। जहाँ बीबी नागरत्ना जी मानना है कि इसमें नहीं होना चाहिए, टर्मिनेशन नहीं होना चाहिए, वही हिमा कोहली जी कह रहे हैं कि इसमें टर्मिनेशन होना चाहिए। बिल्कुल। तो और इसी मुद्दे पे लेके जो है सो दोनों का अलग अलग दृष्टिकोण है सर। ठीक है, अब मदर के पक्ष में और चाइल्ड के पक्ष में जो मुद्दा बात चल रहा है, मदर के पक्ष में कोई बोले। जो बच्चे की माँ है, जो उनका आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है कोर्ट में, उसके पक्ष में अगर किन्हीं को कुछ बोलना है तो बोलें कि मदर के क्या क्या राइट्स हैं। वो कह रही है कि मेरा जो है कि प्रेगनेंसी टर्मिनेट किया जाए, और यूनियन गवर्नमेंट आई हुई है, सॉलिसिटर जनरल, असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल कोई बीवा या कोई थी, ध्यान नहीं है मुझे नाम, ठीक है ना। तो आके यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से वो उन्होंने कहा है कि नहीं इस तरीके का नहीं होना चाहिए। इस पे डिबेट चल रहा है। कुछ मदर के क्या क्या राइट्स हैं इसमें बताएं कोई। सर एक एक्ट है मेडिकल प्रेगनेंसी टर्मिनेशन एक्ट, जिसमें 24 सप्ताह के गर्भ को गिराने की जो है सो मंजूरी मिली हुई है। उसमें 24 सप्ताह के गर्भ को गिराया जा सकता है कानूनी तौर पे, लेकिन अगर उससे अधिक हो, जैसे अभी ये मामला 26 सप्ताह की है, तो 26 सप्ताह की जो है सो गर्भ को तभी गिराया जा सकता है जब गर्भ में पल रहा बच्चा किसी डिसऑर्डर से ग्रसित हो, और वो जो है सो पैदा होने के बाद जो है सो वो सही तरीके से ठीक है, डिसऑर्डर हो गया, विकास नहीं ठीक कर है। पा रहा, उस स्थिति में जो है सो वो ठीक है, डिसऑर्डर से उस हो, स्थिति में कोई बीमारी गिराया हो। जा सकता है। और दूसरा हाँ सर,
सर दूसरा ये है कि अगर रेप पीड़ित हो तो उस स्थिति में भी जो है सो गिराया जा सकता ठीक है, हाँ, सर इससे ज्यादा बिल्कुल, बिल्कुल, अच्छा आपने प्रयास किया। और कोई? सर हाँ, एक ये होता है कि अगर वो मतलब एज उसका कम है तो हाँ, ठीक 18 है, ईयर्स से शायद ठीक कम ठीक होता है, है तो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और अगर मदर को मतलब जान के खतरा है हाँ, तो। हाँ, ठीक, बिल्कुल सही है, हाँ, सही है। सर और कोई? और वही एक डिसऑर्डर 3 हो गया, हाँ, बस 3 तो मुझे याद आ हाँ, रहा है एज हो गया, रेप पीड़ित हो और गया, नहीं डिसऑर्डर हो गया, मदर को खतरा हो तो, ठीक है। और कोई रखना चाहेंगे? बस सर मुझे लगता है 3 ही है, हाँ, मतलब मुझे आइडिया नहीं मिल रहा है, मुझे 3 ही। ठीक है। उसके बाद बच्चे के पक्ष में भी कुछ बातें की जा रही हैं। बच्चों उसमें कहा जा रहा है कि बच्चे में जान आ गया है। इसके बारे में कोई कुछ पक्ष रखना चाहेंगे? नहीं रखना चाहेंगे तो फिर हम बताएंगे। सर माननीय न्यायाधीश महोदय का कहना है कि हाँ, बच्चे का जो है ना धड़कन जारी है हाँ, और हमें कोई अधिकार नहीं बनता है कि उसके धड़कन को रोक दें। हम्म, तो ये उनका मानवतावादी पक्ष है सर। और बच्चे का भी राइट टू लाइफ इसी भी पे तो भी है। बात चल रही है सर। जी सर। हम्म, और सर अगर ये मेडिकल टर्मिनेशन इनको करवाना ही था तो 20 वीक, ये जो 26 वीक्स जो है, हम्म, क्योंकि सर वो विमेन की जो हेल्थ होती है उसके लिए भी वो रिस्की हो चुका है, क्योंकि इतना लॉन्ग टर्म तक बच्चे को कैरी करने के बाद प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना ये बहुत ही अनयूजुअल डिसीजन है, और मतलब वो विमेन के खुद के अपने हेल्थ के साथ बहुत बड़ा रिस्क है। ठीक। तो ये नहीं होना चाहिए। और सर दूसरी बात कि अगर उसको टर्मिनेट करना था, अगर वो थर्ड चाइल्ड को जन्म देने के फेवर में नहीं थी तो वो शुरू इनिशियल डेज में ही उसको टर्मिनेट कर लेती। अभी तो हार्ट बीट आ चुकी है बच्चे की, वो ग्रो कर चुका है, प्रॉपर एक नरिश्ड चाइल्ड है, तो उसको उस कंडीशन में आने के बाद उसको खत्म करना मुझे लगता है कि सही डिसीजन नहीं है। ये इनिशियल डेज में वो कर सकती थी अगर वो चाहती तो, अगर उनको करना था तो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आपने आज सीजीआई का बयान पढ़ा है क्या? जी सर, आज हाँ, न्यूज़पेपर में आया था, उन्होंने यही बोला था हाँ, कि अब वो लाइफ तो राइट टू लाइफ के अंडर आ गया वो पूरा। हाँ, 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 ये सीजीआई जी का बयान यही है। जी बिल्कुल सर। हाँ, बिल्कुल। हाँ। तो और कोई कुछ बोलेंगे इस पे? तो मैं समराइज करता हूँ अब इसको, ठीक है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने एक मुद्दा आया हुआ था जिसमें कि 26 वीक की प्रेगनेंसी को जो है कि टर्मिनेट करने का डिमांड किया गया था एक महिला की तरफ से। वो महिला जो है कि पहले से ही 2 बच्चे की माँ है और ये तीसरा बच्चा था उसका। ठीक है, तो जब मैं प्रेगनेंसी की बात आई तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पहले कहा दिया गया था कि हाँ, आप प्रेगनेंसी को जो है कि खत्म करवा सकते हैं। लेकिन जब एम्स ने रिपोर्ट दी, और नहीं सॉरी, एम्स के सामने ये मामला को भेजा गया और एम्स ने रिपोर्ट दिया कि हाँ, ऐसा हो सकता है, इसकी जो है कि प्रेगनेंसी को हम लोग खत्म कर देंगे, एबॉर्शन कर दिया जाएगा। लेकिन एम्स के एक डॉक्टर ने ये वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एक सूचना दिया कि बच्चे के दिल में धड़कन है और बच्चे में अब जान आ चुका है। तब फिर केंद्र सरकार जो है कि इसमें इन्वॉल्व होती है और इस केस में वो आके कहती है कि नहीं, इस तरीके से नहीं किया जा सकता है क्योंकि बच्चे में अब जान आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पक्ष उठते हैं हमारे सामने कि एक मदर का पक्ष है, जो मदर कह रही है कि मुझे जो है कि प्रेगनेंसी का हटाना है। तो वहाँ पे एक जो आता है एक्ट, जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2021 का, जिसके बारे में कि जिक्र हो ही चुका है कि 24 वीक का प्रेगनेंसी को नॉर्मली जो है कि एबॉलिश किया जाता है और 26 वीक के में जो है कि ऑर्डर दिया जाता है। ऑर्डर तब दिया जाता है जब डिसऑर्डर हो, रेप पीड़ित हो, एज हो, मदर को खतरा हो, इस तरीके की बातें की गई है। और एक जो है कि आज तक हाईएस्ट 29 हफ्ते के गर्भ को गिराया गया था, ये दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा ऐसा डिसीजन दिया गया था। मदर्स का जो है कि यहाँ पे कई तरीके के राइट्स हैं, उसके राइट टू मदर, और कहा गया है कि मदर्स के राइट को प्रायोरिटी दिया जाना चाहिए। मदर्स की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, वो कह रही है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं अपने इस अगले बच्चे का से पालन नहीं कर पाऊंगी, और दूसरी बात कि मैं आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हूँ इस बच्चे के पालन पोषण करने के लिए। मदर के वेलबींग की बात की जा रही है। मदर के वकील ने कहा है कि इसके मदर के वेलबींग को ध्यान में रखा जाए, इसकी प्राइवेसी को ध्यान में रखा जाए, इसकी डिग्निटी, मदर के डिग्निटी को तवज्जो दिया जाए। ठीक है, और जो 2 जजों की बेंच में बीबी नागरत्ना जी, जस्टिस बीबी नागरत्ना ने इस पक्ष को ही लिया है कि मदर के बातों को प्रायोरिटी से लिया जाए और उनके बातों को तवज्जो दिया जाना चाहिए। और उसके बाद फिर चाइल्ड के जो एस्पेक्ट्स हैं उस पे सुप्रीम कोर्ट में जो केंद्र सरकार की तरफ से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल पेश हुई थी, उन्होंने कहा था कि बच्चे में अब जान है, बच्चे की दिल धड़क रही है, तो बच्चे के भी राइट टू लाइफ आ चुकी है अब, और हम इस तरीके से किसी बच्चे के राइट टू लाइफ को हम उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे एक प्रोविजन है, वायबिलिटी ऑफ बेबी एंड स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी।
इसके तहत जो है कि अब स्टेट की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब बच्चे का जो है कि जान को बचाया जाए। ठीक है। उसके बाद हिमा कोहली जी ने कहा है कि नहीं, बच्चे की जान को बचाया जाए। ठीक है। उसके बाद आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुआ। आज जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुआ तो सीजीआई माननीय चीफ चंद्रचूड़ जी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि माँ के तरफ से लड़ने के लिए वकील आ चुके हैं, माँ के तरफ से पक्ष रखने के लिए पक्षकार है, सरकार की तरफ से पक्ष रखने के लिए पक्षकार है, लेकिन हमें उस बच्चों का भी ध्यान रखना होगा जिसके कि पक्ष में कोई पक्ष रखने के लिए पक्षकार नहीं है। तो इस तरीके से ये जो बातें हुई कि वो जो शालिनी ने भी बताया कि जो है कि वो माँ नाबालिग नहीं थी, पहले से वो 2 बच्चे की माँ थी और उसको जो है कि कोई वो यौन हमले से पीड़िता नहीं है, कोई उसका रेप नहीं हुआ है, उसको कोई डिसऑर्डर नहीं है। अगर उन्होंने 26 हफ्ते तक अपने गर्भ को रख ही लिया है तो 8 हफ्ते अगर वो गर्भ को और पाल लें तो वो बच्चा जो है कि बाहर आ सकता है। बच्चा बाहर आने के बाद फिर इस पे विचार किया जाएगा कि बच्चा मदर बच्चे को एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। अगर नहीं करेगी तो उसका फिर केयर किया जा सकता है, फिर उसको जो है कि किसी अनाथालय में दिया जा सकता है या फिर बच्चे को गोद भी लेते हैं, इसका भी जो है कि कदम उठाया जा सकता है। अब यहाँ पे अंतिम में मामला हमारे पास 3 आता है कि इसके पक्ष में क्या डिसीजन होगा। तो एक तो है कि बीच का कोई पक्ष निकाला जाए, एक है कि बच्चे के पक्ष में डिसीजन दिया जाए कि सर्वाइवबिलिटी का चांस है तो बच्चे का राइट टू लाइफ प्रोटेक्ट किया जाए, या फिर है कि मदर की जो है कि डिग्निटी, और मदर का एक होता है कि रिप्रोडक्टिव राइट्स होती है मदर के पास, तो या तो रिप्रोडक्टिव राइट ऑफ मदर को हम फॉलो करें या फिर जो है कि राइट टू लाइफ बच्चे को फॉलो करें या फिर बीच का कोई केस निकालें। तो अब क्या आप डिसीजन की ओर बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, फिर हम डिसीजन का भी जिक्र करेंगे इसमें। बताइए कौन सा पक्ष लेंगे आप? सर मैं बोलूं? सर सर मैं तो सर बच्चे का पक्ष लूंगी, क्योंकि सर यहाँ पे साफ साफ दिखाई दिखाई दे रहा है कि मदर जो है इन्होंने बहुत ही केयरलेस जो है वो बिहेव किया है। अगर उनको टर्मिनेट करना था प्रेगनेंसी तो वो पहले से अवेयर होंगी। जब बेबी का जो टाइम होगा वो 5-6 वीक्स होगा, तभी उनको रियलाइज हो गया होगा दैट शी इज प्रेग्नेंट। उनके तो बॉडी उन्होंने में इतना फिजिकल क्यों चेंज आ टाइम गए लिया फिर? हाँ, वो उन्होंने इतना टाइम क्यों लिया फिर? अगर उन्होंने इतना टाइम लिया ही रिस्क लेकर के, तो फिर अगेन वो 8 वीक्स और कैरी कर ले। फिर जब वो 8 वीक्स कैरी कर लेंगी, उसके बाद तो फिर वो बेबी को अगर उनको नहीं एक्सेप्ट करना होगा तो वो किसी को दे सकती हैं बच्चे का, या फिर किसी अनाथ आश्रम में, ऑर्फनेज में दे सकती हैं। वहां उसका पूरी तरीके से ट्रीटमेंट अच्छे से हो सकता है। क्योंकि और यहाँ पे सर दो बात है, बच्चे के तो लाइफ आई और साथ में सर मदर की लाइफ भी रिस्क में आ सकती है, क्योंकि इतने ज्यादा टाइम पीरियड का प्रेगनेंसी टर्मिनेट करना इट्स नॉट सेफ। और कोई? तो सर मेरा डिसीजन तो सर बच्चे बच्चे के के पक्ष फेवर में में, ठीक, जाएगा। बिल्कुल सही। जी और सर। कोई? और कोई? देखिए कुछ सर मेरा भी डिसीजन यही है। अच्छा, बच्चों के पक्ष में है। कुछ एडिशनल पॉइंट है तो वो बोल लीजिए। नहीं सर, वही है कि जो है सो बच्चे को जो है सो जन्म दे दिया जाए। अगर वो रखना चाह रही है तो रखे, नहीं रखना चाह रहे तो ऑर्फेनेज होम में उसको जो है सो हाँ, या फिर दे दिया जाए। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल सही। और सर कभी कभी सर ये भी होता है ना कि सर बेबी के बर्थ के बाद वो मदरहुड की फीलिंग ज्यादा जाग जाती है किसी फीमेल में, तो मे भी शायद उनका ब्रेन बाद में चेंज हो जाए, हार्ट चेंज हो जाए आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी। बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। और मैं यहाँ पे इससे भी वैलिड पॉइंट बताना चाहता हूँ, और एक सामाजिक और मोरल पक्ष ये है, अगर बाद में बच्चे को इस बात का पता चलेगा कि मुझे मरवाने के लिए मेरी माँ सुप्रीम कोर्ट तक गई थी, तब मानवता का क्या होगा? आप जरा इस एंगल से भी सोचेंगे। ठीक है। तो डिसीजन कुछ इस तरीके से होगा कि कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें कि बैलेंस नहीं किया जा सकता है, या तो एक पक्ष में फैसला एक पक्ष में होगा या फैसला दूसरे के पक्ष में ही होगा। तो मुझे यह केस इसी तरीके का दिख रहा है। इस केस में बैलेंस करने का कोई चांस नहीं है। बीच बचाव की बात जहां तक है कि बीच बचाव का सबसे जो महत्वपूर्ण बात आ रहा था कि बच्चे को अभी ही निकाल लिया जाए गर्भ से, और उसके बाद जो है कि उसको कोई बेबी केयर का शीशा वाला होता है, उसमें क्या बोलते हैं उसको, उसमें रखा जाए, उसमें बच्चे का ट्रीटमेंट, उसमें बच्चे को पाला जाए। टेस्ट ट्यूब, हाँ, इंक्यूबेटर, नहीं इंक्यूबेटर। हाँ, बेबी इंक्यूबेटर आता है, उसमें रखा जाए। तो उसमें रिस्क है कि बच्चे में अभी पूरी तरीके धड़कन तो आया है, लेकिन बच्चे अभी पूरी तरीके से बचेंगे कि नहीं बचेंगे, पहला बच्चे के साथ रिस्क है। दूसरा, इस तरीके का किया जाएगा अगर एक्ट, तो पता नहीं बच्चे की जच्चा बचेगी कि नहीं बचेगी, या जच्चा को भी कोई खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो बीच बचाव का यहाँ कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। पहला सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जब प्रेगनेंसी 26 हफ्ते की हो गई है तो 8 हफ्ते और उसको रखा जा सकता है। माननीय चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने जो कहा है, उन्होंने बिल्कुल ही सही कहा है कि यौन हमले की पीड़ित नहीं है, नाबालिग नहीं है वो,
दूसरी बात कि जब वो प्रेग्नेंट हुई थी और उसके बॉडी में फिजिकल चेंजेज होने स्टार्ट हो गए थे, उनको तभी जो है कि आना चाहिए। और तीसरी बात है कि सर्वाइवल का चांस है बच्चे का, तो बच्चे का ही अधिकार को फॉलो किया जाएगा। यहाँ पे मदर के राइट को प्रोटेक्ट हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें मानवीय पहलू भी बहुत बड़ा है और सामाजिक पहलू भी है। वही जो मैंने कहा कि अगर बच्चे को बाद में पता चलेगा कि मेरी माँ इस तरीके के कृत्य करने के लिए गई थी, तो बच्चा क्या सोचेगा और मानवता किस तरीके से शर्मसार होगा। ठीक है। और तो हाँ, लास्ट में जी फिर सर। जो लास्ट में एक आर्गुमेंट ये भी हुआ था सुप्रीम कोर्ट में कि वो कहा गया था कि दिल्ली हाई कोर्ट ने तो एक डिसीजन दिया था, इसमें 29 हफ्ते के गर्भ को जो है कि एबॉलिश किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट होता है, वो हाई कोर्ट था। ठीक है। सर वो जो 29 वीक्स वाला दिया था ना, शायद वो रेप केस था। हाँ हाँ, वही तो हम कह रहे हैं। तो फिर मैंने पढ़ा था सर, वो हाँ, रेप केस ही था। उस केस में सुप्रीम हाई कोर्ट ने बहुत रिस्क के साथ दिया था ये डिसीजन। और दूसरी बात है ना कि वो तो चीफ जस्टिस जी ने तो कहा था, सीजीआई ने स्पष्ट तरीके से कहा ना कि अगर इस तरीके का कोई केस होता, वो यौन हमले से पीड़ित रहती, नाबालिग रहती, या फिर और किसी तरीके से होता कि उनके जान को माँ के जान को खतरा होता, तो हम फिर ये दे देते, राइट दे देते। लेकिन अभी जो है कि हम ये डिसीजन नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से इसका हो गया। सर यहाँ पे हाँ, बोल लीजिए। सर यहाँ पे ये भी बात हो सकता है हम्म कि सर भविष्य के मूल्य पर हम वर्तमान में कोई गलत कदम कैसे उठा सकते हैं? हम्म चलिए बढ़ते हैं आगे। फास्फोरस बम चर्चा में है, सुना है आप लोगों ने? जी सर, सुने तो हैं। बताइए क्या है। सर ये इजराइल के द्वारा जो है सो ऐसा माना जा रहा है कि वो प्रयोग करेगा हमास के विरुद्ध। ठीक है। और कोई? कार्तिकेन, फास्फोरस बम हाँ के जी, बारे में। हेलो। हाँ। हम्म। अब बोलिए बोलिए। हाँ, कुछ कुछ आप बताइए बताइए। हाँ, कुछ हम्म। बताएं फास्फोरस बम के बारे में। हम्म अभी तो ये व्हाइट फास्फोरस बम का चर्चा चल रहा था। हम्म मतलब P4 जो होता है, हम्म उसके बारे में चर्चा चल रहा था। इसमें ये था कि एक तरह हाँ, का एक्सप्लोसिव है, और ये केमिकल वेपन कन्वेंशन हुआ था नहीं, वियना कन्वेंशन के हम तहत। मेरा कहना है कि हाँ। आप बच्चे से पूछें, अगर हम्म, कोई बच्चे बोलेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं बता दूंगा। आपको तो पता ही है। ठीक है ठीक है। कोई बच्चे बोलेंगे क्या? बताइए, आप लोग बताइए। आप लोग बताइए, जो इंटरव्यूअर बच्चे हैं वो जरूर बताएं, इससे आपका फ्रैंकनेस आएगा। हाँ, ठीक है, तो नहीं है कोई तो हम बताते हैं। फास्फोरस बम जो है, ये व्हाइट फास्फोरस है। व्हाइट फास्फोरस में रबड़ मिला के इसको तैयार किया जाता है। ये हल्के पीले रंग का एक बम होता है। ठीक है। इसको जब छोड़ा जाता है तो ये ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही जो है कि ऑक्सीजन को खत्म करने लगता है, जिससे कि सांस लेने में तकलीफ होती है और लोग तड़प तड़प के मर जाते हैं। पानी से हम्म। इसकी आग जो लगती है वो पानी से बुझती भी नहीं है। इस तरीके से इसका खतरनाक आग होता है। और आप आश्चर्य करेंगे कि 1300 डिग्री सेंटीग्रेड तक का इसका तापमान चला जाता है अगर ये बम छोड़ा टेम्परेचर। जाता है। और ये जब ये बम छोड़ा जाता है तो बहुत दूर तक जो है कि जलन होता है, और क्या कहते हैं, इस तरीके से जख्म होता है, जलन होता है। इसकी इंटेंसिटी इतनी हाई होती है कि वो हड्डी को भी गला देती है। इस तरीके से यह बम जो है कि अमानवीय बम है। वियना कन्वेंशन 19 सॉरी जेनेवा कन्वेंशन 1980 के तहत इसको इस तरीके के केमिकल्स वेपन्स का यूज करने से मना किया जाता है, और इस तरीके का अगर केमिकल वेपन्स इजराइल यूज करता है तो उसको युद्ध अपराध के तौर पे माना जाएगा। ठीक है। सुन रहे हैं या सब लोग चले गए हैं? सर सुन रहे हैं। नहीं सर, सर सुन शुरू रहे के हैं जो जी। सर 2 लाइन में सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। सर शुरू का जो आपने 2 लाइन बोला था वो एक बार रिपीट कर देंगे क्या प्लीज? अच्छा, हाँ, ठीक है। ये फास्फोरस बम क्या होता है, इसका डेफिनेशन ये है कि यह सफेद फास्फोरस का बना हुआ होता है। सफेद फास्फोरस व्हाइट फास्फोरस के साथ साथ इसमें रबड़ मिलाकर इस बम को तैयार किया जाता है। यह जो है कि हल्का पीला रंग का होता है, और यह ऑक्सीजन के संपर्क में आने से जो है कि ऑक्सीजन को सोख लेता है, और ऑक्सीजन को सोख लेने के बाद जो है कि लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। इसका धुआं जो उठता है वो बहुत भयंकर तरीके से धुआं उठता है, और इससे जो आग लगता है वो आग जो है कि पानी से भी नहीं बुझता है। और इसका टेम्परेचर 1300 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। और इतना टेम्परेचर जाने के बाद जो है कि जलन और जख्म होने लगते हैं। इसका इंटेंसिटी इस बम की इतनी ज़्यादा है कि वो हड्डी को भी गला देती है। और 1980 के जेनेवा कन्वेंशन के तहत यह जो है कि केमिकल वेपन बैन किया गया हुआ है। ठीक है। अगला क्या मुद्दा था? सर भारत जेनेवा कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करता देश है क्या? बताइए, कोई है क्या सिग्नेटरी है जेनेवा कन्वेंशन का?
सर एनपीटी पे तो नहीं है, एनपीटी तो जेनेवा में लेकिन है शायद। एनपीटी पे नहीं है लेकिन जेनेवा में है सर, मैंने भी जेनेवा पढ़ा में है। है। एनपीटी में नहीं है लेकिन जेनेवा में है। मुझे जहां तक याद है कि जेनेवा का सिग्नेटरी है भारत। अच्छा ठीक है, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों वाला कि फास्फोरस का जो है एटॉमिक नंबर कितना होता है वो बताइए। सर 16। बताइए, और कोई बताइए। 21 होता है क्या सर? और कोई बताइए। बताइए बताइए। सर ये इतना 15 या बेसिक 16? क्वेश्चन है। सर 15 15। होता है सर, 15। 15, 15 सर। देखिए मैं लिख के रखा हूँ 15। इसी तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन इंटरव्यू में कभी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और हाँ चलते हैं सर आगे। सल्फर का सर। हाँ सल्फर। सल्फर का 16 होता है, सही है। एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, हाँ पूछ लीजिए। पितृपक्ष वाला, मैं कल हाँ हाँ कल मिस कर हाँ गया था। पूछ लीजिए, हाँ वो बिहार का मुद्दा है, पूछ लीजिए। ये अभी पितृपक्ष चल रहा है, पहले तो ये बताएंगे आप लोग कब से कब तक चल रहा है और कहाँ चल रहा है, और गया में ही मनाया जाता है, इसका क्या कुछ ऐतिहासिक रीजन है, कुछ जानते हैं बताइए। अब इतना बड़ा मुद्दा है, चल रहा है, पूरा प्रशासन लिप्त है उसमें, कोई पेपर पढ़ते ही नहीं है। जहाँ पूरी शासन प्रशासन उसी में सारा काम छोड़ करके। सर वो सर गया में सर सर जो फल्गु इसमें नदी है सर, वहाँ पे सर ये माना जाता है कि वहाँ पे अगर स्नान करे कोई, मतलब इस टाइम पे तो मतलब नहीं, हिंदू उनको वो ना। तो मैं समझ गया, हिंदू मिथोलॉजी सर कुछ। हाँ इसमें है हाँ कि बताइए। अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया जाता है, और ये पिंडदान किया जाता है। रामायण के समय के से मतलब ऐसा माना जाता है कि रामायण के समय शायद राम जी किए थे अपने राम पिताजी जी के ने किए लिए, थे, जी जी जी, अपने पिता के लिए जनक किए थे। उनके लिए, दशरथ जी के लिए, दशरथ, दशरथ हाँ। राजा दशरथ के लिए, और उसी समय से मनाया जाता रहा है। हम्म। और कोई बताना चाहेंगे इस पे। सर ये पितृपक्ष मेला है क्या सर? हाँ पितृपक्ष ही है। हाँ हाँ, हाँ पितृपक्ष इसका मेला ही है, कुछ ये मैं श्राद्ध वही, वाला मेला होता है सर। मैं हिंदू मिथोलॉजी कंटेक्स्ट जानना चाह रहा हूँ, उसी वही मैं पूछ रहा हूँ सर उन्होंने बिल्कुल कुछ। सही बोला हाँ है, वो बिल्कुल सेम यही है माइथोलॉजी। इसी नदी में आके वो अपने पिता का ना, राम और लक्ष्मण दोनों ही अपने पिता का पिंडदान करते हैं, इसीलिए। अच्छा, तो ये भी हो सकता है, इसका मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है हम्म, कि एक असुर था, हम्म, उसका नाम था गयासुर। हम्म, तो वो गयासुर का जो जन्म हुआ था, वो होना था उसका जन्म देवता कुल में, लेकिन गलती से उसका जन्म हो गया असुर कुल में। तो उनसे लोग बहुत हीन भावना से उन्हें देखते थे, लेकिन जिस तरह से हिरण्यकश्यप का जो प्रहलाद था, जिस तरह से वो भी एक विष्णु जी का भक्त था, ठीक उसी प्रकार से गयासुर भी बहुत बड़ा भक्त था विष्णु जी का। जब विष्णु जी का भक्त था तो उसने बहुत तपस्या की, तपस्या करने के बाद जब खुश हुए भगवान, तो फिर पूछा गया कि आपको क्या चाहिए, ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों आए, तब उनसे पूछा गया क्या चाहिए, तो उन्होंने बताया कि मैं, मेरे साथ कुछ ऐसा किया जाए जो मैं सब दिन के लिए, और मतलब पृथ्वी में ऐसा पवित्र स्थान कोई हो तो मैं हो जाऊं। तब फिर एक यज्ञ किया जाता है, और उस यज्ञ में, यज्ञ के लिए ये इनका गया सुर का जो शरीर है, उस शरीर पे ही यज्ञ किया जाता है, और फिर उसी शरीर पे यज्ञ होता है, और एक तरह से वो अमर हो जाते हैं। इसीलिए मतलब ये बाकी राम लक्ष्मण वाला मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जो मैं जानता हूँ मैं वही बता रहा हूँ। तो उनके शरीर पे ही यज्ञ किया जाता है, और एक तरह से उनकी प्राण की आहुति हो जाती है, और वो एक तरह से अमर हो जाते हैं। ऐसी तब से ही ऐसा चला आ रहा है कि पूर्वजों की शांति के लिए, और उन्हीं के नाम पे गया से अब गया जी भी हो गया है। अच्छा गयासुर के नाम पे ना, ये हाँ, गया राक्षस सुर से। राक्षस कुल में सर पैदा। सर गया तो सर अभी प्रपोज्ड नेम है ना सर, अभी ऑफिशियली तो गया जी शायद नहीं हुआ है अभी। हाँ गया जी भी नहीं, हुआ। हो गया हो गया हो गया। हो गया, गया का लिखा नाम, हुआ गया जी डैम। नहीं डैम गया का जी नाम तो डैम। गया जी सर हो वो ही गया है। डैम का सर डैम का नाम गया जी डैम है, लेकिन सर गया डिस्ट्रिक्ट का नाम अभी भी गया ही है, गया वो नाम तो चेंज वो ऑफिशियली नहीं हुआ। ऑफिशियली, हाँ ऑफिशियली हो सकता है, हाँ हाँ, प्रपोजल है उसका बिल्कुल अभी सिर्फ। बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, तो अगली ठीक है। सर इस पे सवाल है मेरा सर। हाँ हाँ बताइए। सर ये जो इतना प्रशासनिक जो सो निगरानी है, हम्म और हाँ ये जो प्रशासनिक अव्यवस्था जो है, व्यस्तता, प्रशासनिक व्यस्तता, हम्म साथ ही हाँ जो है हाँ सो सरकार का कुछ आर्थिक खर्च भी हुआ होगा, तो हाँ हाँ। झूठ मूठ का ये सब खर्च क्यों सर? इसकी
इससे क्या फायदा होने वाला है? देखिए, आप ये दूसरे एंगल से देख रहे हैं, आप दूसरे एंगल से भी इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ये बताइए, कोई बताइए। सर इनका ये इसमें तो क्वेश्चन ये है। सर होगा एक ना तो कि सर सभी को अपना टूरिज्म, धर्म मानने अगेन का टूरिज्म सर। हाँ, धर्म का मानने का अधिकार है, उसका प्रचार प्रसार का भी अधिकार है, और जो तो इसमें नहीं सहयोग नहीं, करना इनका सरकार इनका का कंटेक्स्ट ये कर्तव्य है, है। लिसन इनका हाँ। कंटेक्स्ट ये है कि इतना सरकार खर्च फिजूल क्यों कर खर्ची रही कर है, रही है सरकार इसके पीछे। फिजूल खर्ची सर सर तो ये सिर्फ क्यों है? सर ये फिजूल खर्ची सर उनके पर्सपेक्टिव से हो सकता है, लेकिन सर ये बहुत सारे इंडिया के अलग अलग कोने जी से सर, लोग आ रहे हैं उस मेला को देखने के लिए, तो टूरिज्म भी तो प्रमोट हो रहा है, और वहाँ के लोगों ये को जो है वो अलग से, मतलब एक तरह से इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट हो रहा है डायरेक्टली। बिल्कुल सही। सर बिल्कुल, इजराइल में जो आप अभी इस पहलू को रखेंगे शहीद हुए कि हैं, उनसे, इजराइल में हाँ हाँ अभी हाँ, शहीद बताइए हुए बताइए। वो लोग भी अपने मतलब उनके जो शहीदों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करने आए हैं गया में, तो फिर सर उससे टूरिज्म और ये गया का जैसे जो भी जिया टैग उत्पाद है, सबका तो बढ़ावा मिलता है, बिल्कुल फिर बिल्कुल। टूरिज्म, तो ये सब तो ये टूरिज्म नहीं है फायदा भी बल्कि। है इससे देखिए, सर। हम्म इस पहलू को रिलीजियस टूरिज्म से जोड़ेंगे हमेशा। इतनी धार्मिक, खर्च अगर प्रशासन करती है तो उसके साथ साथ एक तो प्रशासन को भी नेम फेम मिलता है, इतने अच्छे से प्रशासन तरीके से। आज कुंभ मेला इतना सक्सेस है, तो हम अपने बिहार को क्यों नहीं बनाए? इतना बड़ा टूरिज्म हब बनेगा, इंटरनेशनल हब है, हम उसको प्रमोट क्यों नहीं करें? प्रशासन उस पर एक्टिवली काम इस पर क्यों नहीं करेगी? बिल्कुल करना चाहिए। दूसरा, हमारे पास जब लोग आ रहे हैं तो हमारा बिहार का भी तो नाम हो रहा है। अब बाकी तो सर लोकल जो जैसे, लोकल लेवल पे, हाँ बोलिए। जी सर, बताइए सर बताइए। जैसे हमारा वो सर वो सोनपुर का मेला बहुत फेमस है पूरे वर्ल्ड वाइड, जानवरों का मेले के लिए, एनिमल हम्म फेयर के लिए, हम्म तो सर वैसे हाँ ही हम इस फेमस, वाले मेले को भी फेमस कर बिल्कुल। सकते हैं ना। हाँ, और ये एक टूरिज्म इनकम है ना, अगर इसको और अच्छे से किया जाए तो बेहतर है, इसलिए इसको इस वे में देखा जाए। स्टडी क्या नाम है आपका? सर पहला चीज तो स्टडी यही है कि हमें जो है, अपने धर्म का मानने का प्लीज। अधिकार है, और सरकार उसमें सहयोग करेगी, सर पहला तो मेरा नाम यही है आजाद है हम। सर। हाँ तो हाँ ठीक है। आजादी मतलब इस पक्ष नहीं में सर, देखेंगे, मेरा ठीक है। ये देखिए सर, हाँ मेरा हाँ ये था कि वो लड़की बहुत ही स्मार्ट, अच्छी जवाब दी है। सर हाँ मेरा हाँ ये कहने का था कि इंटरव्यू में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है कि हाँ G20 हाँ। सम्मेलन में भारत इतना खर्च किया है, इससे क्या फायदा होने वाला है? हम हम्म। इसी लिहाज से, इस पर्सपेक्टिव में हम इसको नहीं तो इसका बोले। मैंने ये सर बताया, इसका वो, पक्ष इधर होगा। हाँ जी सर, बताइए एक बताइए। चीज सर, अभी इन्होंने जो बोला, शायद सुमन है, तो सर उन्होंने अभी बोला कि वो रिलीजन वाली बात को लेके बोला, तो सर ये अगर रिलीजन वाली बात बोल दी हमने तो हम फंस नहीं जाएंगे? क्योंकि सर वो तो पूरा का पूरा मेला हिंदुओं के लिए है, तो सर एक जी सर, जी रिलीजन सर। डिवाइड नहीं हो जाएगा हिंदू और मुसलमान का? फिर वो बोलेंगे आप तो तो फिर फेवरिज्म कर रहे हैं हिंदू को लेकर नहीं, के। तो फिर मुसलमान का भी त्योहार होता है, तभी तो तो सरकार नहीं सहयोग नहीं त्योहार करती नहीं है ना, ना नहीं उनके नहीं त्योहार त्योहार की को, बात ना, लेकिन जो यहाँ पे भी हो तो सीधी जो सीधी बात है खर्च करने की ना। क्वेश्चन तो उनका खर्च खर्च करने तो वाला था कि गवर्नमेंट उन पे खर्च भी कर रही है। करती है, उनमें भी करती है, ऐसा नहीं, नहीं है। काउंटर हो जाएगा सीधा, अगर इम्तियाज अहमद सर का बोर्ड हुआ ना तो सीधा बोल देंगे कौन से मुसलमान के त्योहार पे खर्च करती है बिहार सरकार, बताइए, 2 त्योहार बता दीजिए। ईद में, मुहर्रम में, बकरीद में, हर ये में। हो सर तो जाएगा। उनके देखिए, नहीं नहीं बता रहा हूँ मैं, बकरीद में बिल्कुल होती है, और ईद में भी होता है, तैयारी की जाती है। हर सर फिर त्योहार हाँ उस में। लेवल लेकिन, पे नहीं होता हाँ सर ना, उतने मास लेकिन लेवल पे देखिए नहीं होता देखिए, है। सर तो लेकिन उतने प्रयास ये मास लेवल करना पे है कि मतलब भीड़ धर्म भी का तो क्यों इकट्ठी नाम नहीं लेंगे। होती है ना। नहीं, प्रयास नहीं, ये भीड़ भी करना बात है तो वो कि नहीं धर्म है, का, बात ये है हाँ कि ना हाँ, डिवाइड, धर्म का नाम ही क्यों ले, फिर हम फंस नहीं जाएंगे वहां पे? धर्म का नाम ही नहीं नहीं लेंगे नहीं, कि। प्रयास ये करना है कि उसको, टूरिज्म जो है ना, इनकम है, उससे प्रयास करना है जोड़ने का, और इकोनॉमी का जो इनरिचमेंट होगा उससे ऐड करिए। क्यों उस पहलू में पड़े जिसका कि हम अपने मतलब फंसे, नहीं फंसना है ना उस चीज में। सीधे आप बताना है कि हाँ भाई, एक तरह से प्रशासन की भी, हमारी बिहार सरकार की, गया का भी नेम फेम होगा, उसके अलावा लोकल स्तर पे जो इकोनॉमी है वो भी बढ़ेगी, रोजगार मिलेगा, ये सब ठीक है, और क्यों उस पहलू को टच प्रशासन का मनोबल भी बढ़ता है ना इससे। बिल्कुल बढ़ता है। हम्म। अगर सक्सेसफुली होता है जिस तरह से अभी राजगीर का जो मलमास मेला मलमास सक्सेसफुली हुआ, हम्म। हम मलमास मेला कितने बेहतर तरीके से नालंदा के एडमिनिस्ट्रेशन ने करवाई, तो स्वाभाविक है उसकी हनक बढ़ती है और प्रशासन बिहार की। के छवि को सुधारने में बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है इन सब चीजों हाँ। का। हम्म। तो आगे बढ़े। तो अगला न्यूज है हमारा हिजबुल्ला लेबनान। क्या ये हिजबुल्ला जो है वो क्या है, इसके बारे में कुछ बता दीजिए। छोटा सा है न्यूज। न्यूज कुछ नहीं है, बस हिजबुल्ला के बारे में आपको बताना है। सर हमास की तरह हिजबुल्लाह भी एक
चरमपंथी संगठन है जो लेबनान में स्थित है, हम्म और अभी हाल फिलहाल में जो है सो इसके द्वारा भी इजराइल पे जो है सो फायरिंग की गई है। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा जवाब है। और कोई? हिजबुल्ला के बारे में और कुछ डिटेल जानते हैं तो बताएं, नहीं तो मैं बता देता हूँ। सर हिजबुल्लाह को शायद ईरान से भी सपोर्ट मिलता है। ठीक है, देखिए हिजबुल्ला जो है यह एक शिया मिलिशिया ग्रुप है। यह लेबनान में अवस्थित शिया मिलिशिया ग्रुप है। हिजबुल्ला, इसका गठन 1982 में किया गया था। इजराइल ने 1982 में लेबनान पर हमला किया था और हमला करके लेबनान के कुछ क्षेत्रों को इजराइल ने कब्जा कर लिया था। तो उस कब्जे को छुड़ाने के लिए वहां की सरकार ने ही इस ग्रुप को, एक तरीके का मिलिट्री ग्रुप था उस टाइम पे, उसको गठन किया था और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम था कि ये जो है इजराइल के द्वारा कब्जा किया गया 1982 में जो जमीन कब्जा किया गया उससे इजराइल को भगा के खदेड़ देना। और इसमें लेबनान को सफलता 2000 ईस्वी में मिला भी। उन्होंने 2000 ईस्वी में इजराइल को लेबनान से बाहर निकाल दिया था। और हिजबुल्लाह के बारे में जो आप लोगों ने बताया कि ये एक मिलिशिया ग्रुप है, ये मिलिशिया ग्रुप तो है ही, साथ के साथ हिजबुल्लाह एक पॉलिटिकल पार्टी भी है। इसके 12 से 14 एमपी हैं लेबनान में। और जो है कि सिबा फर्म का एक इलाका है, वहां पे जो है कि हिजबुल्लाह ग्रुप बहुत ही एक्टिव है। और लेबनान के पार्लियामेंट में इसके सिर्फ 12 से 14 ही सांसद हैं, 12 से 14 ही एमपी हैं। इसका कारण सिर्फ यही है कि लेबनान के सांसद में जो सीटें हैं वो धर्म के आधार पर बटी हुई है। अगर वहां सीटें धर्म के आधार पर बटी नहीं रहती तो ये हिजबुल्लाह जो पॉलिटिकल पार्टी है, एक मिलिशिया ग्रुप के साथ साथ अब एक पॉलिटिकल पार्टी बन गई है और ये सरकार बनाने के स्थिति में भी आ जाती, वो इतना लोकप्रिय है लेबनान में। ठीक है, हाँ, इसमें एक होता है कि जो हिजबुल्लाह अभी अब काम कर रहा है तो वो क्या कर रहा है कि पिन मैनोवरिंग होता है। पिन मैनोवरिंग क्या होता है कि हर अलग अलग पॉइंट पे, हर अलग अलग चौकसी पे, जैसे कि भारत पाकिस्तान का सीमा बॉर्डर है तो उसमें क्या करे कि यहाँ सरक्रिक से लेकर के वहाँ जम्मू लद्दाख तक जो है कि पाकिस्तान अगर अपने सेना को इस तरीके से लगा दे कि इंडियन आर्मी किसी एक जगह अटैक नहीं कर सके, वो सिर्फ पिन मैनोवरिंग करेगा। वो क्या करेगा, 10 सैनिक को यहाँ खड़ा कर देगा, फिर 10 सैनिक को इस बॉर्डर पॉइंट पे खड़ा कर देगा, 10 सैनिक को उस बॉर्डर पॉइंट पे खड़ा कर देगा और इंडियन आर्मी को वो सिर्फ परेशान करते रहेगा कि मैं यहाँ से भी अटैक कर सकता हूँ, यहाँ से भी अटैक कर सकता हूँ, यहाँ से भी अटैक करता हूँ। ये वार का टेक्निक है। और इस वार टेक्निक में क्या होता है कि सामने वाला वाला कंफ्यूज हो जाता है और अपने आर्मी को एक जगह कंसंट्रेटेड नहीं कर पाता है। तो इसको पिन मैनूवरिंग बोला जाता है। अगर कोई पूछ लेगा ना, जो न्यूज को अच्छे से फॉलो करते हैं, हमें कोई बोर्ड मेंबर अगर ये टर्म भी पूछ लिया तो ये छोटे छोटे टर्म है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। और अगला न्यूज ये है कि दमिश्क एयरपोर्ट जो सीरिया में है उसके ऊपर जो है अटैक किया गया है इजराइल के द्वारा। ये तृतीय विश्व युद्ध की तरफ तो नहीं, लेकिन वार का जो है इंटरेस्ट अभी दो पक्षों में ही था, ये तीसरे चौथे पक्ष की ओर खुलना स्टार्ट हो गया है। ये वार जो है कि और भी भयावह रूप ले सकता है। यूएसए के कहने के बाद भी कि तीसरा कोई पक्ष इसमें इन्वॉल्व ना हो, ये द्विपक्षीय ही बना रहे, लेकिन ये मामला अभी ऐसा दिख रहा है। अभी ये 8 बजे का ऐसा कुछ न्यूज है कि दमिश्क एयरपोर्ट पे हमला कर दिया गया है। ठीक है, और अगला और अंतिम न्यूज जो हमारी तरफ से है वो नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस पे एक बहुत दुखद हादसा हुआ है। तो सबसे पहले बताएंगे कि ये किस स्टेशन पे हुआ है। स्टेशन का नाम बताएं। सर रघुनाथपुर स्टेशन पे। हाँ, रघुनाथपुर स्टेशन। बिहार कौन सा ट्रेन था? सर नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस है जो नॉर्थ आनंद विहार से कामाख्या जाती है। आनंद विहार से कामाख्या की ओर जाने वाली नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस थी, जिसकी की 21 बोगी पटरी से ड्रेल हो गई है। बहुत ही दुखद दुर्घटना हुआ है। रघुनाथपुर स्टेशन बक्सर में है और इसका नाम बदल दिया गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा नाम बदल के क्या रखने का प्रस्ताव दिया गया था वो बताइए। इसका नाम बदलने का प्रस्ताव रखा गया है इसी स्टेशन का। ब्रह्मपुर सर। नहीं, बाबा परमेश्वर नाथ स्टेशन इसका ही नाम किया जाएगा। इसका प्रस्ताव ऐसा प्रस्तावित है। ठीक है, वहाँ एक मंदिर है बाबा रामेश्वर नाथ का, इसीलिए हम्म। उनके नाम पे रखा जाएगा। एक छोटा सा न्यूज जो बच जा रहा है मेरे तरफ से, वार पार्लियामेंट का गठन किया गया है, वो इजराइल में किया गया है। और ये कब, इससे पहले भी एक बार वार पार्लियामेंट का गठन हुआ था। तो पहले वार पार्लियामेंट क्या होता है वो बताएं, क्या कुछ जानकारी है क्या? कब गठन हुआ था इसका इससे पहले भी वो वही बताएं कोई। सर वार पार्लियामेंट वह पार्लियामेंट होता है जिसमें कोई देश जब युद्धरत होता है तो उसमें सभी विपक्षी दल भी जो है शामिल हो जाते हैं। बहुत अच्छा जवाब है।
और कोई? कार्तिकेयन, ये मुझे बहुत दुखद लगता है कि आपके सेशन में तो बच्चे जवाब देते रहते हैं और मेरे सेशन में बच्चे पढ़ के ही नहीं आते हैं। नहीं नहीं, एक्चुअली करंट अफेयर्स ऐसा सेक्शन है ना, ये लोग सिंसियरली देखते नहीं है। खास करके इंटरव्यू वाले बच्चे जरूर देखें, 2-3 अखबार अभी जरूर पढ़ें। ये मेरा सजेशन हमेशा रहेगा। मुझे निराश ऐसा मिस ना हो। डेटा मिस होता है तो पता है कॉन्फिडेंस लूज होता है वहाँ पे। और ये आपके पास इस बार तो और समय कम है, ये 12 मिनट 13 मिनट समय है। डिंटू जी का जो आंसर है वो 1973 नहीं, 1973 में वार पार्लियामेंट का गठन नहीं किया गया था। बहुत दुख होता है कि इतना मेहनत करके आते हैं और बच्चे कुछ साथ में कोऑपरेट ही नहीं करते हैं। आप लोग कल से प्लीज पढ़ के आया कीजिए, तब ना मजा आएगा, कुछ तो डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए वार पार्लियामेंट का गठन इससे पहले 1967 में हुआ था, ये इजराइल के द्वारा किया गया था। और 1973 में जो है कि अरब इजराइल युद्ध हुआ था, जो जिसको कि 7 दिनों का या 6 दिनों का युद्ध कहा जाता है। और 6 दिनों में ही वो सारे 6 के 6 अरब देशों के इजराइल ने चक्के छुड़ा दिए थे। और उसी अरब इजराइल युद्ध का 50 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में ही ये हमास ने जो है कि इसके ऊपर अटैक किया है। तो वो बिल्कुल। युद्ध से जी रिलेटेड, सर, वो 6 अक्टूबर का डेट भी सेम ही था। हाँ हाँ, डेट भी सेम ही उस था। बार भी 6 हाँ। अक्टूबर और इस बार भी 6 अक्टूबर था। हाँ हाँ हाँ। तो सर ये कंफर्म करना चाहता हूँ सर, ये 1973 था कि 1967 था? 1967 67 सर एक जगह 1967 दिया था, वो पेपर में ही देखे थे, उसमें 6 दिन का युद्ध चला था। और एक हाँ, एडिटोरियल में दिया था 1973 नहीं दिया। नहीं, अरब अरब इजराइल युद्ध 67 जो है है ना, वो। ये 1973 ही है, उसका ही 50 वर्ष पूरा हुआ है। और सर एक 1967 में हाँ अरब इजराइल युद्ध हुआ था। हाँ, वो उसमें वार पार्लियामेंट का गठन किया गया था। अच्छा अच्छा, ठीक सर। ठीक, क्लियर हो गया। युद्ध से सर रिलेटेड कुछ कोटेशंस हैं, अगर लंबी लंबी बातें करनी हो तो जैसे शेरो शायरी करते हैं ना, उसी तरीके से मतलब कि युद्ध से रिलेटेड भी कुछ कोटेशन बता देते हैं। हिटलर ने कहा था कि जहां कूटनीति समाप्त होती है वहीं युद्ध स्टार्ट होता है। ठीक है, और एक और कोट है कि युद्ध तब शुरू होते हैं जब हमारी कहने, सुनने और समझने की सारी सीमाएं समाप्त हो जाती है। ठीक है, ये कौन बोला था? इनका नाम तो मुझे ध्यान नहीं है, बट ये बोला गया था, मैं इसको कल बता दूंगा। और एक है ऑपरेशन अजय, इसको मैं डिस्कस कर लूँ, उसके बाद हाँ। ऑफ करूंगा सेशन को, फिर साइन ऑफ किया जाएगा। ऑपरेशन अजय के बारे में बताएं आप लोग। जी सर, इजराइल से भारतीयों को बाहर निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया अभियान है। कावेरी क्या है? ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन कावेरी बताइए। हाँ सर, ये शायद सीरिया से था, सीरिया सर में ध्यान नहीं। गृह युद्ध सीरिया हुआ था था, जो सुडान से था ये। उस टाइम निकालने सुडान के लिए भारतीयों सुडान को। सुडान अच्छा हाँ सुडान। सर, हाँ और गंगा, गंगा। सर वो गंगा यूक्रेन यूक्रेन। वाला था। हाँ, गंगा नहीं, वो यूक्रेन, दोस्त है सर। कावेरी सुडान। नहीं नहीं, ठीक है, दोस्त था। अच्छा हाँ, टर्की ऑपरेशन एंड हेवी सीरिया, तुर्की का था दोस्त। टर्की एंड हाँ सीरिया का था सॉरी। दोस्त। हम्म तो और देवी शक्ति अफगानिस्तान। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको और कोई बताएंगे या मैं बता दूं? सर एक क्वेश्चन था हाँ। कि इसमें आज ही एक इंटरव्यू देने जो गए थे उनसे पूछा गया था कि ये जो इजराइल और फिलिस्तीन का वार चल रहा है, ये क्या तृतीय विश्व युद्ध का की ओर ले जा रहा है? तो इसमें हम कैसे मतलब वो जवाब देंगे कि नहीं, वो तृतीय विश्व युद्ध की ओर नहीं जा रहा है, अगर ऐसा देना हो तो? क्योंकि मैं तृतीय विश्व युद्ध की ओर तो उसे नहीं ले जा सकता है, मतलब ऐसा तो बोल नहीं सकते हैं कि हाँ। सवाल क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 ही पार्टीज इन्वॉल्व है, एक पैलेस्टाइन और दूसरा इजराइल। अभी तक तो किसी तीसरे कंट्री का किसी तीसरे ऑर्गेनाइजेशन का इंटरफेरेंस नहीं हुआ है। और सर दूसरी बात ये कि दोनों का जो मोटिव है वो अपने अपने एग्जिस्टेंस के लिए ही है, सिर्फ टेरिटोरियल डिस्प्यूट ही है। तो टेरिटोरियल डिस्प्यूट के केस में सर वर्ल्ड वॉर तो मुझे नहीं लगता पॉसिबल हो, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के लिए बहुत सारे रीजंस और बहुत सारे फैक्टर्स चाहिए होते हैं। और यहाँ पे जो डिस्प्यूट है वो टोटल पूरा का पूरा जो है वो टेरिटरी को लेकर के ही है। तो इसका जो आंसर दिया सालिनी ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। तो इसको आंसर थैंक इस यू। तरीके से फ्रेम किया जाएगा कि जब भी सर इस मतलब कि मल्टीपोलर वर्ल्ड में जब भी इस तरीके से कोई घटनाएं घटती हैं, जब दो देश एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं, तो हमेशा इस बात की आशंका और संभावनाएं जताई जाने लगती है कि तीसरा वर्ल्ड वार हो सकता है। लेकिन इसमें सर कुछ पॉइंट्स हैं, और जो पॉइंट सालिनी ने बताए उसको बस उसमें लगा देना है, एक अच्छा आंसर बन जाएगा। ठीक है,
चलते हैं मिशन की ओर। वंदे भारत मिशन हम स्टार्ट करेंगे 2019 से और चले आएंगे अभी तक। तो सबसे पहला जो मिशन 2019 में स्टार्ट किया गया था, वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन कोविड-19 ग्रस्त क्षेत्रों से भारतीयों को वापस लाने हेतु भारत सरकार के द्वारा चलाया गया एक मिशन था। उससे अगला मिशन ऑपरेशन देवी शक्ति है। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस लाने हेतु चलाया गया एक मिशन था। जस्ट 1 मिनट।